कि ये हमारी इस पूरी इलेक्शन मुहिम में भरपूर तरीके से मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आज इन्होंने ये शानदार जलसा सजाकर इस हल्के में कौम परस्ती के नाम पर वोट मांगने वालों के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। मुझे याद है जब 2018 में भी इलेक्शंस हो रहे थे, तब भी शायद यही जगह थी, यही स्टेज बना था और इस हल्के के तमाम पख्तून बुजुर्गों ने इसी जगह पर एक शानदार जलसा किया। और ये जो पूरे मुल्क में एक हवा उड़ाई जाती है कि कोई सारे पख्तून जो हैं वो एक तरफ हैं और पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं, यहाँ तमाम मेरे बुजुर्ग पख्तून इकट्ठे हुए और उन्होंने ये बताया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। अगर कुछ लोग उनके साथ हैं तो ये उनका हक है, लेकिन इस इलाके के जो बड़े लोग हैं, बड़े खानदान हैं, जिनका असर और रसूख है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कल भी थे, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले सिर्फ एक गुजारिश करूंगा। खालिद रहीम हमारा दोस्त है, भाई है, इसको बड़ा समझाता हूं लेकिन ये फिर भी पटड़ी से उतर जाता है। यहां इस हल्के में मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, इस हल्के के नौजवानों को, इस हल्के में रहने वाले लोगों को आपस में लड़ाने की साजिश हो रही है। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि इरफान लामरत मेरा मुखालिफ है, ये बात मैं किसी सबूत और शवाहिद की बिना पर कह रहा हूं। और ये तारिक रहीम यहां खड़ा है, इससे पूछें, 4-5 दिन पहले एक तकरीर मुझे किसी ने भेजी जिसमें ये खालिद रहीम का नाम भी था, 2-3 और लोगों का नाम भी था। मैंने एक एक आदमी को फोन किया और उनको फोन करके कहा कि इस तकरीर का जवाब मत देना, ये तकरीर इसलिए करवाई जा रही है कि तुम जवाब दो और यहां पे लड़ाई हो। हम ये लड़ाई नहीं करवाना चाहते हैं। देखिए, अगर सामने से कोई शख्स इस नीयत के साथ आपके सामने आए कि मैंने इसके गरेबान में हाथ डालना है, मैंने इसे फटा करना है, तो आपको अगर ये पता हो कि वो बदनीयती से लड़ाई करना चाहता है तो आप अपने तरीके से उससे जान छुड़ाओगे। अगर वो सामने गाली देगा, गरेबान पकड़ेगा, आप भी गाली दोगे, आप भी गरेबान पकड़ोगे, तो जो वो चाहता है वो काम हो जाएगा। हमें ये काम नहीं होने देना है। आप खालिद ये कह रहे हो कि मैं 8 के बाद तुम्हें देख लूंगा, आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये 9 तारीख को सब तुम्हारे दरवाजे पे खड़े होंगे कि हमें माफ करो। ये जितने लोग बदतमीजी कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके पास बेहतरीन इलाज ये है कि 8 तारीख को तीर पर इतने ठप्पे लगाओ, इतने ठप्पे लगाओ, इतने ठप्पे लगाओ कि इनके दिमाग रोशन हो जाए। आवाज अब्दुल अलीम बादशाह। और ये मैं आपको कह रहा हूं, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये जितने लोग हैं जो उस तरफ है, जो हमें बुरा भला कह रहे हैं, ये सब के सब तुम्हारे पास आएंगे और कहेंगे यार हमें सईद भाई के पास लेके चलो। और फिर मैं बता रहा हूं ना, सुनो, और फिर आप ही लोग होंगे जो कहोगे कि उसकी अम्मा मेरे पास आ गई है, उसकी बेटी मेरे पास आ गई है, उसकी बीवी मेरे पास आ गई है, वो माफिया मांग रहा है, सईद भाई छोड़ दो उसको। आप ही कहोगे। हमने कुछ नहीं करना है, हमने कौन सा गोली मारनी है किसी को भाई, हमने कुछ नहीं करना है। लेकिन उनको एहसास होगा कि उन्होंने क्या किया है। मैं ये समझता हूं कि गाली देने का या गाली देने वाले का जवाब ये नहीं है कि हम गाली दें, जवाब ये है कि वो गाली दे और हंस के टाल दें, बदतमीजी करे हम मुस्कुरा के टाल दें। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जलील अंकल के लिए जिन ख्यालात का इजहार किया है, हमें हर उस आदमी के लिए बात करनी चाहिए जो वह बदतमीजी करता है, जो गाली देता है। जो मर्जी है तुम बोलो, हमारे मुंह से गाली नहीं निकलेगी। हम तुम्हारा मुकाबला इलेक्शन में करेंगे,
8 फरवरी को करेंगे और तीर से डब्बों को भर के दोबारा मुकाबला करेंगे। एक बात ध्यान में रखें, एक बात ध्यान में रखें कि जो शख्स, जो जमात, जो उम्मीदवार जीत रहा होता है वो लड़ाई कभी नहीं चाहता। लड़ाई वो करना चाहता है जो हार रहा होता है। वो बच्चे नहीं गली में खेलते हैं, जब हार रहे होते हैं तो गेम खराब करके चले जाते हैं। ये उन बच्चों की तरह है। ये कह रहा है कि गेम खराब करो। हमने गेम खराब नहीं करनी है, हमने गेम खराब नहीं करनी है। देखिए, मुझे पता है हमारे झंडे उतारे जा रहे हैं, क्या हम नहीं उतार सकते हैं? हमारे पास उससे ज्यादा लोग हैं, हम भी झंडे उतार सकते हैं। हम नहीं उतारेंगे। हमारे जलसों में शरारतें कराने की कोशिश होती है, हम नहीं कर सकते हैं क्या? तुम्हारे जलसे में 250 आदमी होते हैं, हम 500 आदमी अपने भेज देंगे तुम्हारे जलसे में, क्या करोगे? वहां खड़े होकर जिए बुटो के नारे लगाएंगे, क्या करोगे तुम? हम कर सकते हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं है। कल मैं गया था कहीं पे, खवातीन का प्रोग्राम था, मुझे बताया कि यहाँ इरफान मरवत का जलसा है। मैंने अपने लोगों को बुलाया, मैंने कहा हमारा दफ्तर है, रिकॉर्डिंग नहीं करना, उनके जलसे को डिस्टर्ब नहीं करना। खड़े यहाँ पर पूछो बोला कि नहीं बोला उनको। हम ये तरबियत देते हैं लोगों को। यहाँ इरफान मरवत ने, जब हमारा ये 100 फुट रोड पे जलसा हो रहा था, जब जलसा हो रहा था, सारी जिंदगी नातखानी नहीं कराई। बोला कि नातखानी कराऊंगा उसी वक्त पे, कव्वाली कराऊंगा, लंगर पर खिलाऊंगा। मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं घर पर जाते हैं पानी का भी नहीं पूछता है, यहाँ पे लंगर खिला रहा। मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं शायद। अब ये देखें, शरारत थी, ये शरारत थी। मकसद क्या था कि हमारा जलसा होगा, बराबर में कोई और हरकत होगी, लड़ाई हो, झगड़ा हो जाए। हमने कुछ नहीं किया, कानून के मुताबिक खत लिखा, पुलिस को लिखा, इलेक्शन कमीशन को लिखा, एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा कि भाई हम इलेक्शन कैंपेन में हैं, हमने इजाजत दी हुई है, क्या तरीका है? और जब ऊपर से डंडा आया तो कहता नहीं मैंने हटा दिया प्रोग्राम। तो भाई वो कैसी हरकतें करते क्यों? मैं बार बार कह रहा हूं, और मरवत साहब, इलेक्शन लड़ना तुम्हारा काम नहीं है। और तेरा जिससे पाला पड़ा है वो साइंसदान है तुमसे बहुत बड़ा इलेक्शन में। मैंने गाली नहीं देनी, मैंने धमकी नहीं देनी, मैंने बदतमीजी नहीं करनी, लेकिन मैं तो क्या करूं, मैं तो सच भी नहीं बता सकता हूं। सच बताऊंगा तब भी तुम्हारी वो जो बातें हैं वो बताने जैसी नहीं है। मैं सच भी नहीं बोल सकता हूं कि तुमने क्या क्या कुछ किया है, लेकिन मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। इस स्टेज पे जितने लोग खड़े हैं, मैं यकीन से कह सकता हूं कि 80-90% लोग ऐसे हैं जो मुझसे ज्यादा मरवत को जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैं जहां पे मीटिंग करता हूं, जलसा करता हूं, अपने काम बताता हूं कि मेरे भाई आजम बस्ती में खड़ा हूं, टेक्निकल कॉलेज बनाया, जाकर देखो, पूरी कराची में ऐसा नहीं है। इस इलाके के बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए हुनर सीखने का रास्ता खोल दिया है ताकि अपना रोजगार कमा सकें। यहाँ पर हॉस्पिटल बना दिया है, जाओ देखो कितना शानदार हॉस्पिटल बनाया है ताकि यहाँ बच्चों का, खवातीन का मुफ्त बेहतर इलाज हो सके। हमने यहाँ नाले को कवर करके रोड बना दिया, लोगों की प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों में चली गई, वहां किराए पे कोई नहीं जाता था, सबसे महंगी जगह वो जगह बन गई। बच्चे डूब के नाले में मर जाते थे, बच्चों की जानें बच गई। हमने नाला बना दिया, हम ये बताते हैं। हमने नाला पार पानी की बूंद नहीं जाती थी, 10-15 साल के बाद आजम बस्ती के आखिरी घर तक, नाले पार तक हमने पानी पहुंचा दिया है, हम ये बात बताते हैं। हमने यहाँ गैस की लाइनें तब्दील करवा दी, कुछ रह गई हैं वो भी हो जाएंगी। हमने ये 100 फुट रोड इतना शानदार बना दिया था कि इस हल्के का सबसे बेहतरीन रोड था। हम काम गिनवाते हैं। ये नाला पीछे बन रहा था, जब इस नाले की जद में हजारों घर टूटने वाले थे, हमने उन घरों को टूटने से बचाया। हम कह रहे हैं कि हम आइंदा जाके उन घरों को लीज करके देंगे। हम अपना काम बता रहे हैं, अपनी कारकर्दगी बता रहे हैं। हम अपना वोट लोगों से मांग रहे हैं, ये बता के नहीं मांग रहे हैं कि नहीं वो बहुत बुरा, ये बहुत बुरा, नहीं। हम कहते हैं भाई हमने काम किया। तुमने वोट देकर जो पीपुल्स पार्टी पर या सईद गनी पर एतमाद किया था, हमने उस एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश की।
और इस इलाके में अगर ये जमाते इस्लामी पानी के ऊपर स्टे ना लेती, ये हमारी पानी की लाइन चल पड़ती, तो मैं आपको बताऊं कि इस पूरे हल्के में पीएस 105 में पानी का मसला कहीं भी नहीं रहना था। अल्लाह का शुक्र है आज भी बेहतर हुआ है, 18 के मुकाबले में बहुत बेहतर हुआ है। लेकिन जहां मसला है हम वहां भी मसला खत्म कर देते अगर जमाते इस्लामी हरकत ना करती। लेकिन उन्होंने की हरकत। हम काम बता रहे हैं, हम लोगों को ये कह रहे हैं कि पीपुल्स पार्टी से पहले तुम लोगों ने 30 साल और जमातों को जितवाया था, मरद को जितवाया था, नून लीग को जितवाया था, एमक्यूएम को जितवाया था, वो भी सब वजीर बने थे, उनकी भी हुकूमतें थी। वो इस इलाके में वो काम क्यों नहीं कर सके जो सईद गनी 5 साल में कर गया? हम अपने काम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं, कहते हैं तुम फैसला करो कि पीपुल्स पार्टी की 5 साल की कारकर्दगी बेहतर है या हमारे मुखालिफों की 30 साल की कारकर्दगी बेहतर है। हम कारकर्दगी पर वोट मांग रहे हैं, हम अपने किरदार पर, अपने माजी पर वोट मांग रहे हैं, हम अपनी शराफत पर वोट मांग रहे हैं, हम इस इलाके में जो तुम्हारी गुंडागर्दी थी उसको खत्म करने पर वोट मांग रहे हैं। इस इलाके में जो पुलिस का इस्तेमाल करके तुम लोगों को तंग करते थे, यहां पुलिस को इस्तेमाल किया जाता था लोगों के खिलाफ। और तो और इरफान मर्रद के अपने लोग यहां के लोगों को उठा के ले जाते थे, उनको टॉर्चर करते थे। हमने वो टॉर्चर सेल खत्म किए हैं, हमने गुंडागर्दी खत्म की है, हमने बदमाशियां खत्म की हैं, हमने यहां हमारे जो क्रिश्चियन भाई रहते हैं, बहनें रहती हैं, उनकी जिंदगी को सुकून दिया है। हम उस पर वोट मांगते हैं। इसको वोट चाहिए, फोन करता है और पुत्र मैं तो वजीर दाखिला बनना है, 8 फरवरी के बाद जड़ा ना मैं तेरा घर करा देंगे। ओ यार खुदा को मानो, मैं चैलेंज करता हूं, मैं दावा करता हूं इस पूरे इलेक्शन में भी, हाँ मैं फोन करता हूं लोगों को, दरखास्त करता हूं, गुजारिश करता हूं कि भाई 5 साल हमारी कारकर्दगी आपके सामने है, आप देख लो, अगर हम बेहतर हैं तो मेहरबानी करो वोट दो। और अगर कोई कहता है नहीं देना तो मैं गुस्सा नहीं करता हूं, मैं कहता हूं ठीक है आपकी मर्जी, अल्लाह आपको खुश रखे। और साथ में यह भी कहता हूं कि यह बात भी ज़हन में रखो कि मेरा तुम्हारा जाती ताल्लुक खराब नहीं होगा। तुम धमकियां देते हो, बदमाशियां करते हो, डराते हो। एक आदमी हमारे पास आ जाए तो उसके बाद जुलूस भेज देते हो कि क्यों गए हो, और वो फोन लेके खड़े होते हैं, मर्रद साहब से बात करो, मर्रद साहब से बात करो। ये क्या तरीका है? ये देखें जो तर्ज अमल है, ये जो तरीकेकार है, ये सियासी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, हर मीटिंग में कह रहा हूं, ये जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शन एक सियासी अमल है। ये आता है गुजर जाता है। आज 14 जनवरी है, 8 फरवरी में कुछ ज्यादा दिन नहीं रह गए, 8 फरवरी गुजर जाएगी। लेकिन इरफान मर्रद इस इलाके के अंदर लोगों के जान में जो दुश्मनियां पैदा करना चाहता है वो जल्दी खत्म नहीं होंगी। मेरी गुजारिश ये सबसे कि इन दुश्मनियों को पैदा करने में उसका आलायकार मत बनो। जो हमारे साथ हैं उनको तो मैं समझा रहा हूं, जो उसके साथ हैं उनको भी समझा रहा हूं, तुमने भी यहां रहना है, हमने भी यहां रहना है। ये 8 तारीख के बाद नजर नहीं आएगा आपको। और यहां हम और आपस में दुश्मनियां भुगताते रहेंगे, लड़ाइयां भुगताते रहेंगे, झगड़े भुगताते रहेंगे अपने। ये हमें नहीं करने हैं। ये इलाका मिनी पाकिस्तान है। इस हल्के में पाकिस्तान की हर रंग और नस्ल और कौम और मसलक और मजहब का आदमी बसता है। ये खूबसूरत इलाका है और इस इलाके में ये बहुत जरूरी है कि यहां रहने वाले तमाम लोगों में कोई जबान हो, कोई कौमियत हो, कोई रंग और नस्ल हो, कोई मजहब हो, कोई मसलक हो, कि उनमें भाईचारा होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, तो ये इलाका चलेगा। यहां ये पख्तूनों को फोन करके कहता है गैरत की बात है, वोट मेरे को दो। यहां पर मैं फिर कह रहा हूं ना, ये इलाका तो पूरा पाकिस्तान है। अगर यहां पर तुम पख्तूनों के दिमाग में, जहन में ये जहर घोलोगे कि तुम मुझे वोट इसलिए दो कि मैं पठान हूं, तो मुझे ये बात बताओ कि यहां रहने वाले जो पंजाबी हैं, जो हजारेवाल हैं, जो सिंधी हैं, जो बलोच हैं, जो मुहाजिर हैं,
जो ईसाई हैं उनके सामने क्या चूरन बेचोगे? उनको क्या बोलोगे? देखें, ये मैं आपको बताऊं, ये ऐसा नासूर है, ये जो कौमियत और लिसानियत का जहर है, इसने इस शहर को बर्बाद किया है। इस शहर में पता नहीं कितने सालों तक खून रेजी हुई है इस बुनियाद पर। एक तो एमक्यूएम ने किया, ऊपर से रद्द अमल पर और चीजें बन गई। ये बड़ी मुश्किल से इस शहर का जो शहर के लोग हैं वो इस नासूर से निकले हैं, इस अजाब से निकले हैं हम, कि हमारे अंदर ये कौम परस्ती, ये झगड़े इस बुनियाद पे खत्म हुए हैं। आज एमक्यूएम के लोग पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि वो नेशनल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। ये अच्छी चीज है, मुझे कोई एतराज नहीं है। इरफान मरवत अपनी कारकर्दगी पे वोट मांगे, अपने कारनामों पर वोट मांगे, अपने माजी तो खैर ऐसा है ही नहीं, अपने किसी और नारे पे वोट मांगे। लेकिन ये जो धमकी, दौंस, बदमाशी, कौम परस्ती का जहर, ये गलत है, इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन अजीब बात एक और है, देखें, एक वक्त था ये हल्का मरवत का गढ़ था, एक वक्त था ये हल्का नूली का गढ़ था, एक वक्त था ये हल्का एमक्यूएम का भी गढ़ था। ये आपस में बड़े क्लोज मुकाबले होते थे। पीपुल्स पार्टी कहीं दूर नंबर आता था, तीसरा, चौथा, पांचवा, पता नहीं तीसरे नंबर पे होते थे। आज अल्लाह का शुक्र है, जब हमने इस इलाके के रहने वाले लोगों की खिदमत की, हमने लोगों के अंदर मोहब्बतें पैदा की, हमने इस इलाके के अंदर नफरतें खत्म की, हमने तकसीम की सियासत को खत्म किया, तो आज पीपुल्स पार्टी इतनी मजबूत है कि वो जो माजी में सलके के बाप बने फिरते थे, वो सारे मिलके बैठ गए कि आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, वरना इसको हरा नहीं सकते हम। एमक्यूएम और मरवत साथ, नून लीग और मरवत साथ, सुना है जमात इस्लामी भी साथ, सुना है पता नहीं औरों के भी मिन्नत तरले कर रहा है वो भी साथ। मैं बार बार कह रहा हूं, हर जगह कह रहा हूं, कोई एक जमात ऐसी नहीं होगी जो ये कहे कि सईद गनी ने फोन करके कहे कि मेरी हिमायत करो। हमें किसी जमात की हिमायत नहीं चाहिए, हमें अपने लोगों की हिमायत चाहिए, रहने वाले वोटरों की हिमायत चाहिए। और इंशाल्लाह ताला ये सारे इकट्ठे हो जाएं, मैं तो कहता हूं मजा फिर आएगा, मजा ही फिर आएगा। ये बार बार नजीबुल्लाह साहब कहते तुम चले जाओ, नहीं जाना, इसको बोलो लड़ो इलेक्शन, हम ऐसे नहीं जाने देंगे, इलेक्शन लड़ो, हम हमेशा के लिए सियासी तौर पर दफन करके इसको भेजेंगे यहां से। जो 16,500 की लीड थी 2018 में, वैसे वो लीड इतनी थी कि बंदों को शर्म से मर जाना चाहिए, लेकिन बहरहाल चलें, अगर इससे भी तसल्ली नहीं हुई है तो इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को 16,500 से ज्यादा लीड देंगे और इसको हराएंगे। मुझे एक बात समझाने दें उन मेरे दोस्तों को जो उसके लारे लप्पों में आ जाते हैं। देखें, वो कहता है मैं वजीर दाखिला बनूंगा। आपको पता है वजीर दाखिला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होम मिनिस्टर। मैं अभी शाम को भी कहीं कह रहा था, मैं भी अपने घर का होम मिनिस्टर हूं, आयशा भी अपने घर के होम मिनिस्टर हैं, है ना? ये भी अपने घर के होम मिनिस्टर हैं, ये भी अपने घर के होम मिनिस्टर हैं। कहीं कहीं पे बीवियां होम मिनिस्टर होती हैं, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि पहले ये घर का होम मिनिस्टर नहीं था, जब 8 को हार जाएगा तो 9 को शायद घर का होम मिनिस्टर बन जाए, बाकी तो होम मिनिस्टर बनने का कोई चांस नहीं। उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। देखो, सिंध असेंबली की 130 सीटें हैं, 130, जिसके ऊपर इलेक्शन होता है, जिसके ऊपर एमपी बनते हैं। तो 130 का आधा होता है 65। अगर 65 सीटें कोई जमात जीतेगी तो उसकी हुकूमत बनेगी, फिर उसके वजीर बनेंगे। और जिस जमात का ये उम्मीदवार है उसके 65 उम्मीदवार नहीं है सिंध में, मतलब मजाक नहीं है। पीपल्स पार्टी के 130 उम्मीदवार हैं, 130 सीटें, 130 उम्मीदवार, तो हम तो कहेंगे हम बन जाएंगे। जिस जमात के 65 उम्मीदवार ही नहीं है वो कहता है कि मैं वजीर दाखिला हूं, मतलब समझ में नहीं आती बात। चलो ये भी मान लें। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे भाई
2018 में आपको पता है क्या हुआ था? 18 में भी यही चूरन चला था। ये वजीर दाखिला था, कोई वजीर तालीम था, कोई वजीर आला था, पता नहीं क्या क्या थे। और उस सब बेचारों को इलेक्शन में वो असर हुआ। वजीर दाखिला 16,500 से हार गया, जो वजीर आला था वो पता नहीं 20-25 हजार से हार गया। सबका ही हाल हुआ। तो मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ कुछ ग्रुप होते हैं ना, कुछ हमारे यहाँ लोग होते हैं जो ताकत का टीका लगाते हैं। ये वो जाते हैं इनके पास, भाई जान खड़ा हो जाना। वो कहना नहीं जी नहीं, मैं तो 5 बारी हारिया सी, मैं नहीं खड़ा हूँ। ओ यार खड़ा हो जाओ, मैं जिता दूंगा, खड़ा। तो वजीर दाखिला बने, खड़ा हो जाओ। वो खड़ा हो जाता है, वो खड़ा हो जाता है। तो ये जो किसी के कहने पे खड़े होते हैं ना इलेक्शन में, जिनके कहने पे खड़े होते हैं उन्हीं के आसरे पे होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ यार, हम यहाँ जितने दोस्त बैठे हैं, हमारे वर्कर हैं, हमारे ओहदेदार हैं, हम सब जो हैं मेहनत करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, वोट मांगते हैं ताकि लोगों में वोट दें, हम जीत जाएं। ये सबको कह रहा है मुझे एजेंसियां जितवा देंगी। पहले भी कह रहा था, 18 में भी फिर कह रहा है। कभी कभी कहता है ये जो अनवार उल हक काकड़ है, जो वजीर आजम है निगरान, उसकी कोई से रिश्तेदारी है, कहता है वो मेरे को जितवा देगा। फिर ये जो बेचारा हमारे यहाँ कोई सूबाई इलेक्शन कमिश्नर आया है, कहता है ये मेरा मरवत है, मेरे गांव का है, ये मेरे को जितवा देगा। अब ये बात ज़हन में रखें कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि मुझे कोई ABCD कोई जितवा देगा। न एजेंसी की बात की, न काकड़ की बात की, न इलेक्शन कमीशन की बात की, न किसी और की बात की। मैं तो बात कर रहा हूं आपकी, मैं तो मेहनत कर रहा हूं आप पे, मैं तो दरखास्त कर रहा हूं आपसे, इस इलाके के लोगों से, इस इलाके के वोटरों से, इस इलाके के रहने वाले बासियों से कि आप मुझे वोट दो और मुझे जितवाओ। अब अगर मेरा यकीन, मेरा ईमान यह है कि अल्लाह ताला की जात के बाद दुनिया में अगर कोई ताकत मुझे असेंबली में भिजवा सकती है, असद आलम न्याजी साहब को असेंबली में भिजवा सकती है, तो मेरे इलाके के अवाम और वोटर हैं। ये यकीन है हमारा। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम अवाम का दिल जीतें, अवाम से वोट लें। और जब पहले भी जीत के आए तो फिर ये कोशिश थी कि अवाम को राजी करें, अवाम के मसले हल करें। इनके पास दोबारा जाना पड़ेगा, हम आपके पास आ गए। ये जो आदमी है या कोई भी आदमी हो, अगर कोई कहे मुझे काकड़